नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का जो पहला महान साम्राज्य था वो आखिर बना कैसे? चलिए आज मेरे साथ समय में पीछे चलते हैं और मगध की उस कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जहां महत्वाकांक्षा, रणनीति और सत्ता के एक ऐसे खेल ने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक छोटा सा राज्य अपने आसपास के इतने सारे शक्तिशाली राज्यों को पीछे छोड़कर भारत का पहला सुपर पावर बन गया? देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है कुछ बेहद दूरदर्शी और हाँ, कुछ बेहद क्रूर शासकों की रणनीतियों में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मगध का उदय। देखिए, मगध की कहानी कोई रातों रात की बात नहीं थी। इसकी जड़ें हर्यक वंश के आने से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। बृहद्रथ जैसे शुरुआती राजाओं ने, आप कह सकते हैं, इसकी जमीन तैयार की थी। पर ये तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी, असली ड्रामा, वो तो अब शुरू होने वाला था। और कहानी का रुख बदलता है इस शख्स के आने से। बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व में जब हर्यक वंश के बिंबिसार गद्दी पर बैठे तो समझिए मगध की किस्मत ही पलट गई। इन्हें मगध का असली आर्किटेक्ट कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शायद भारत के पहले ऐसे राजा थे जो ये समझ गए थे कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि एक मजबूत, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से चलता है। और उन्होंने राज कितने साल किया? 52 साल। जी हाँ, पूरे 52 साल। जरा सोचिए, आधे शतक से भी ज्यादा लंबा और स्थिर शासन। इसने मगध को वो मजबूती, वो नींव दी जिस पर आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य की इमारत खड़ी होने वाली थी। तो बिंबिसार का ये एम्पायर बिल्डिंग का फॉर्मूला था क्या? दरअसल ये 3 हिस्सों में बटा था। पहला, एक शानदार एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा हमने अभी बात की। दूसरा, मिलिट्री की ताकत, जिससे उन्होंने अंग जैसे मजबूत पड़ोसी राज्यों को हराया। और तीसरा, और ये उनका सबसे चालाक दाव था, वो था स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, यानी शादियों के जरिए रिश्ते बनाना। और ये कोई आम शादियां नहीं थीं, ये सब पॉलिटिकल चेस की चालें थी। देखिए, कोसल के राजा की बहन से शादी की, वैशाली के ताकतवर सरदार की बेटी से शादी की, और तो और आज के पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से भी शादी की। इसका नतीजा, जो दुश्मन थे वो अब रिश्तेदार बन गए। बिना एक भी तलवार उठाए बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी कर लिया और उसकी सीमाओं को दूर दूर तक फैला भी दी। लेकिन 52 सालों के इस शानदार शासन का अंत बहुत ही भयानक और दुखद हुआ। सत्ता का लालच इंसान से क्या नहीं करवाता। बिंबिसार की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं की, बल्कि उनके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने की। और अपने पिता की लाश पर बैठकर गद्दी पर आया अजातशत्रु। इसी के साथ मगध में एक नए, एक खूनी दौर की शुरुआत हुई। ये अजातशत्रु का दौर था, जहां डिप्लोमेसी और रिश्तों की कोई जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ युद्ध था, और जीत के लिए ऐसे ऐसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। ये तुलना देखिए, पिता और पुत्र के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ थे बिंबिसार द बिल्डर, जिन्होंने रिश्तों और एडमिनिस्ट्रेशन से साम्राज्य खड़ा किया। दूसरी तरफ था अजातशत्रु द उस्सर्पर, जिसने सिर्फ और सिर्फ युद्ध और फतह पर ही अपना ध्यान लगाया। मगध की जो पॉलिटिक्स थी वो अब शांति से आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि आक्रामक तरीके से सब कुछ छीन लेने की बन चुकी थी। और अपने इस आक्रामक रवैये के लिए अजातशत्रु के पास थे कुछ सीक्रेट वेपन्स। पहला था रथ मूसल। जरा कल्पना कीजिए, एक रथ जिसके दोनों तरफ तेज घूमने वाली गदाएं लगी हैं, जो दुश्मन की सेना को चीरता हुआ, कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये उस जमाने का आर्मर टैंक था। इसने तो युद्ध के मैदान के सारे नियम ही बदल दिए थे। उसका दूसरा हथियार था महाशिलाकंटक। ये एक तरह की विशाल गुलेल या कैटापुल्ट था, एक ऐसी बड़ी सी मशीन जो बड़े बड़े पत्थर फेंक कर दुश्मन के किलों की दीवारों को या उनकी सेना की लाइनों को तहस नहस कर सकती थी। इन्हीं 2 खतरनाक हथियारों के दम पर अजातशत्रु ने वैशाली जैसे उस समय के सबसे शक्तिशाली गणराज्य को भी घुटनों पर ला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इतिहास ने खुद को दोहराया। जो हश्र अजातशत्रु ने अपने पिता का किया था, वही हश्र उसका भी हुआ। 461 ईसा पूर्व में उसके अपने ही बेटे उदाइन ने उसकी हत्या कर दी। और मगध की गद्दी पर बाप को मारकर राजा बनने का ये सिलसिला, ये काला अध्याय अब एक परंपरा सा बन गया था। और इसके बाद
इसके बाद मगध में शुरू हुआ उथल-पुथल और अस्थिरता का एक लंबा दौर। एक के बाद एक राजा आए और गए, राजवंशों का पतन हुआ और नए राजवंश आए। ये पूरा दौर एक राजनीतिक बवंडर जैसा था। ये दौर बहुत तेजी से बदला। उदयन के बाद हर्यक वंश का ही अंत हो गया। फिर आया शिशुनाग वंश, जिसके समय में राजधानी भी पाटलिपुत्र से वैशाली गई और फिर वापस पाटलिपुत्र आई। मतलब पूरी तरह से कन्फ्यूजन का माहौल था। और इसी उथल-पुथल के बीच आखिरकार महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, जिसने मगध को एक बार फिर से थोड़ी स्थिरता। नंद वंश ने मगध को अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचाया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक मंच तैयार हो रहा था, एक ऐसा स्टेज जिस पर भारत का अब तक का सबसे महान साम्राज्य अपनी एंट्री करने वाला। और फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने सब कुछ बदल दिया। नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद, बहुत ही घमंडी, और उसी समय दुनिया में सिकंदर का भी दौर था। इसी धनानंद को आचार्य चाणक्य की कूटनीति की मदद से एक बिल्कुल साधारण से नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध के मैदान में हरा दिया। और बस इसी एक हार के साथ नंद वंश की राख पर भारत के सबसे प्रसिद्ध, सबसे विशाल साम्राज्य का जन्म हुआ, मौर्य साम्राज्य। जो नींव कभी बिंबिसार ने रखी थी, जिस पर अजातशत्रु ने खून और लोहे से दीवारें खड़ी की थी, वो नींव अब एक कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा भव्य इमारत का आधार बन चुकी थी। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि मगध ने भारत को अपना पहला महान साम्राज्य तो दिया, पर इस सत्ता की कीमत क्या थी? पीढ़ियों तक अपने ही पिताओं का खून, लगातार युद्ध और अंतहीन संघर्ष। शायद हर महान साम्राज्य के बनने की यही असली और यही स्याह कहानी होती है।